ठीक है ना। अब देखते हैं कि हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ जॉन्डिस कौन सा है। ये असल में होता है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, ठीक है ना, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं। ठीक है ना। अब होता क्या है, देखिए ये अगर हमारा लीवर है, ठीक है ना, ये अगर लीवर है, लीवर से देखें कौन कौन आता है। यहाँ से लीवर से आता है हमारा राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, फिर यहाँ से आता है गॉल ब्लैडर के ज़रिए से कॉमन सिस्टिक डक्ट, ठीक है। फिर सिस्टिक ये मिलके फिर क्या बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है ना। तो ये ठीक है ना। अब देखो जो हमारा कंजुगेशन है, कंजुगेशन जो है लीवर में होती है, ठीक है। ये अगर लीवर में हो चुकी होती है, फिर क्या होता है, फिर ये यहाँ से फिर क्या होता है, बाइल इज़ रिलीज, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से राइट हेपेटिक डक्ट के ज़रिए, लेफ्ट हेपेटिक, ये बाइल आके स्टोर होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से फिर ये आता है सिस्टिक डक्ट में, सिस्टिक डक्ट से फिर ये कॉमन बाइल डक्ट में आ जाता है, ठीक है। ठीक है ना। अब इस पाथवे में कहीं पे भी ब्लॉकेड हो जाए, कहीं पे भी, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। ठीक है ना। अब ये तस्वीर पे मैंने ये जो एरो लगाया है, इस एरो को आप छोड़ दो, ये तो मैंने ऐसे ही लगाया, यहाँ तक भी ये ड्यूडेनम है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, यहाँ पे आ रहा है एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। यहाँ से पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही है, इस जगह तक भी कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, लेकिन इस एरो पे आपने गौर नहीं करना, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहेंगे, देखें, ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑब्स्ट्रक्शन एट एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस, ठीक है। एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस, देखें इंट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी ये एक डिज़ीज़ हम पढ़ते हैं सर्जरी में, पेरोनीज डिज़ीज़ या कैरोनीज डिज़ीज़, इस तरह कुछ डिज़ीज़ है, वो ये एक लिंक है। लेकिन इस वक्त हम ये याद रखेंगे कि हम एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस की वजह से ही क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकती है, ठीक है। ठीक है ना। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, ड्यू टू मतलब ड्यू टू किन वजूहात के बिना पर। सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो आता है ना, इसमें स्टोन आता है, स्टोन यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, स्टोन हर जगह में ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करा सकता है, ठीक है। इसी तरह यार वो तो पढ़ लो ना, वो गैमा GGT, स्टोन की वजह से ALP, ये सारी चीज़ें पढ़ो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कार्सिनोमा हेड ऑफ द पेंक्रियास, देखो ये आ रही है पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। पेंक्रियाटिक डक्ट में अगर तो यहाँ पे कार्सिनोमा होता है तो वो इस पूरे के पूरे को दबा के ब्लॉक कर रहा होता है, प्रेस कर रहा होता है अगेंस्ट ड्यूडेनम ना, तो इसकी वजह से भी फिर ऊपर से फ्लो बंद हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है। इसी तरह इधर जो कैलोट्स ट्रायंगल में एक लिम्फ नोड होता है, उसकी लिम्फेडिनोपैथी हो जाए, उसकी इन्लार्जमेंट हो जाए, तो भी आपको पता है कि क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। उसको क्या कहते हैं, उस लिम्फ नोड को, उसको कहते हैं विद इन कैलोट्स ट्रायंगल ये होता है, आप याद रखें, और इसको कहते हैं सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ लुंड, ठीक है ना। उसके ऑब्स्ट्रक्शन से भी क्या हो सकता है, हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। इसी तरह वॉर्म्स हैं, वॉर्म्स की वजह से देखो, वॉर्म्स ऐसे यहाँ से घुस जाते हैं, यहाँ से ऐसे अंदर घुस जाते हैं और यहाँ फंस जाते हैं, ठीक है ना, जाके अंदर घुस जाते हैं, तो ये फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे जब ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो क्या बड़ा है, कंजुगेशन तो ऑलरेडी हुई है, तो बड़ा क्या है, इंक्रीज़ होगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा, क्योंकि देखो कंजुगेशन तो ऑलरेडी लीवर में है, हमारा मसला यहाँ के बाद शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जब कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा तो इसमें इसको हम क्या कहेंगे, होता क्या है, कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाता है, और इसमें डायरेक्ट पॉजिटिव टेस्ट आएगा, डायरेक्ट पॉजिटिव टेस्ट देखेंगे, जबकि हमने देखा था कि अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया में इनडायरेक्ट पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। इस जगह में फिर डायरेक्ट पॉजिटिव। इसी तरह अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज होंगे इसमें, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन है अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज होंगे। देखो हमारे जो बिलियरी ट्री है ना, बिलियरी ट्री में एक ख़ास जो सेल्स होते हैं, इसकी डक्ट्स है, और ये क्रिएट करते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है ना। तो अब इनके सेल्स में क्या बढ़ता है, होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज इनके सेल्स में मिलता है। तो जब ये जो डैमेज होते हैं ये सेल्स, तो फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से ब्लड में भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज की मिकदार बढ़ जाती है जब ये ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है।
ठीक है ना, देखो जब क्या होता है, अगर लीवर में इंजरी होती थी तो हम क्या कहते हैं, हमने देखा था कि ALT AST रेज हो रहे थे ना, ALT AST, ठीक है, इनको SGPT SGOT और SGPT भी बोलते हैं। देखो इधर मैं बताता हूँ, देखो SGOT SGPT को ALT भी बोलते हैं, SGPT को क्या बोलते हैं, SGPT को AST भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है ना, तो जब लीवर में इंजरी हो रही थी तो SGOT SGPT, यानी कि SGOT को हम ALT कहते थे और SGPT को हम AST कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो कि जो बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो चुकी है, तो देखो कि बाइल जो है ये कहाँ जा रहा है, देखो बाइल इधर नहीं आ रहा है, ठीक है, बाइल इधर डोडेनम में नीचे नहीं आ रहा, कहाँ नहीं आ रहा है, देखो नीचे जो टट्टी में बाइल नहीं आ रहा है, तो टट्टी कैसी होगी, टट्टी पेल कलर की टट्टी होगी, ठीक है। देखो बाइल डार्क कलर देता है चीज़ों को, अगर ग्लास इधर फॉर एग्जाम्पल इस पेज के ऊपर बाइल गिरा दो तो इस तरह का कलर आपको मिलेगा, ठीक है। तो जब पेल कलर की टट्टी होगी, अब ये कलर टट्टी में नहीं गिरेगा तो ये पेल कलर की टट्टी होगी, ठीक है। इसी तरह क्ले कलर की होगी, या फिर इन अदर वर्ड्स, ठीक है। और ये बाइल क्या करता है, ये वापस यूरिन में जाता है, तो जब ये चीज़ यूरिन में जा रही है तो डार्क येलो कलर, टी कलर या कोला कलर, इस तरह का यूरिन आएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखें। अच्छा, ठीक है, अब हमने कहा कि बाइल नीचे टट्टी में नहीं जाता। अब जब टट्टी में बाइल नहीं जाता इंटेस्टाइन में के थ्रू, तो फिर देखो बाइल ज़रूरी होता है फैट की एब्जॉर्प्शन के लिए, तो अब टट्टी में बाइल नहीं जाता तो फैट कैसे एब्जॉर्ब होगी, वो सारी की सारी फैट आती है बंदे की टट्टी के साथ निकल जाती है। इस कंडीशन को एब्जॉर्ब होने के बजाय वो टट्टी के साथ निकल जाती है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टेटोरिया, ठीक है। स्टेट मीन्स फैट, ओरिया मीन्स फ्लो, कोई भी चीज़ का ज़्यादा बहना स्टेटोरिया कहते हैं, ठीक है। स्टेटो हेपेटाइटिस क्या बोलते हैं इसको, फैटी लिवर, स्टेटो फैट नहीं कहते, फैट को हम स्टेटो कहते हैं, स्टेटो हेपेटाइटिस। तो फैटी लिवर कहने के बजाय हम स्टेटो हेपेटाइटिस कहते हैं मेडिकल की ज़बान में। और ओरिया फ्लो को कहते हैं, जैसे स्टेटोरिया, डायोरिया, ठीक है, सियालोरिया, ज़्यादा सलाइवेशन को क्या कहते हैं, सियालोरिया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपने ये क्लिनिकल्स याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, बाइल इंटेस्टाइन में नहीं आने की वजह से पेल कलर की टट्टी, क्ले कलर की टट्टी बाइल इंटेस्टाइन में नहीं आने की वजह से फैट जो है एब्जॉर्ब होने के बजाय टट्टी में आती है, जिसको हम स्टेटोरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये टट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आगे देखो, फिर अगर बाइल इंटेस्टाइन में नहीं आता तो जाता कहाँ है, ये जाता है यूरिन में, यूरिन को ये कर देता है डार्क येलो यूरिन हो जाएगी, ठीक है ना। ये टट्टी, मैंने कहा टट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपने अभी एक तो हम एग्ज़ामिन कर सकते हैं फेट। अब देखो एक क्लिनिकली, अब एक पेशेंट को स्टेटोरिया हो रहा है, वो टट्टी हाथ में लेके तो नहीं घूमता ना, ठीक है, वो टट्टी लेके तो नहीं घूमता, वो लेके घूमता है अपनी सिम्टम्स, लेकिन ये चीज़ तो फ्लश में बाथरूम में जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, बाथरूम में आप पेशेंट से कैसे पूछेंगे कि यार आपको स्टेटोरिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक तो होता है एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन पे। दूसरा आप पेशेंट से पूछेंगे, देखो अगर इसमें फैट ज़्यादा है, फैट मतलब तेल पानी में बहता है, ठीक है, तो आप पूछेंगे कि आपको फीकल मैटर है या फिर आपका पखाना है, वो जब आप बाथरूम करते हैं तो पानी में तैरता तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्लिनिकली इस तरह आप पूछ सकते हैं पेशेंट से, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, हाइपर बिलीरुबिनीमिया की एक क्लासिफिकेशन हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखो हमने देखा था शुरू में कि एक्वायर्ड हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो सकती है, कंजेनिटल हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो सकती है। एक्वायर्ड में देखो प्री हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक, जो कि अभी हमने पढ़ी, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का, ये हो सकती है, ठीक है ना। हाइपर बिलीरुबिनीमिया क्या होता है, जॉन्डिस ही तो होता है, ठीक है। अब कंजेनिटल में देखो हमारे पास दो हैं क्लासिफिकेशंस, एक है हमारे पास अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया, दूसरी है हमारे पास कंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया। देखो अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अनकंजुगेटेड में देखो एक कंसेप्ट याद रखना, जब भी हम हाइपर बिलीरुबिनीमिया होती है ना, कंजेनिटल हाइपर बिलीरुबिनीमिया, इनमें देखो
दोनों बढ़ते हैं, अनकंजुगेटेड भी कंजुगेटेड भी दोनों बिलीरुबिन बढ़ते हैं, लेकिन हमने देखना होता है प्रीडोमिनेंट कौन सा है। तो अनकंजुगेटेड में मेनली इंक्रीज होता है अनकंजुगेटेड हाई बिलीरुबिन, जबकि कंजुगेटेड में मेनली इंक्रीज होता है कंजुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड में, ठीक है ना। फिर हमारे पास देखो कि अनकंजुगेटेड की हमारे पास एग्जांपल्स हैं, गिलबर्ट सिंड्रोम है, क्रिगलर नजार सिंड्रोम है, ठीक है। क्रिगलर नजार के भी टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। तो ये UGC याद रखना, UGC, ठीक है, अनकंजुगेटेड में, या फिर GC यूनिवर्सिटी याद रखें इसमें। अनकंजुगेटेड कौन सा, क्रिगलर नजार और गिलबर्ट, ठीक है। फिर कंजुगेटेड में हमारे पास डुबिन जॉनसन है, रोटर सिंड्रोम है, ब्रिक है और एनफिक है, ठीक है ना। ठीक है ना। इसी तरह ब्रिक क्या है, बिनाइन रिकरेंट इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, ये फेमिलियल इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, ठीक है। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्रिगलर नजार पढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि इसकी क्या है, हमारे पास दो इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। इसकी क्या टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं क्रिगलर नजार की, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। तो क्रिगलर नजार एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। याद रखें, जो भी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है ना, जो भी ये बच्चों में मैनिफेस्ट होती है, बच्चों में, और एडल्ट में ऑटोसोमल डोमिनेंट होना, एडल्ट से याद रखें, ADULT, इसके आगे DULT लगाएं तो एडल्ट बन जाए। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट बड़ों में मैनिफेस्ट होगा, याद रखें। तो मैंने क्या कहा, क्रिगलर नजार एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। ठीक है ना। तो AD हो गया, फिर एडल्ट में, ठीक है। अब देखो क्रिगलर नजार CNS में क्या होता है, CNS में, इसको मैं CNS ही कहता हूँ यार, क्रिगलर नजार को, ठीक है ना। तो CNS में क्या होता है कि UDP जो एंजाइम है, UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है ना, ये टोटली ही एब्सेंट होता है। अब जब UDP GT टोटली एब्सेंट होता है तो फिर इसकी क्या होगी, इसकी कंजुगेशन ही नहीं होगी, इसकी क्या होगी, कंजुगेशन नहीं होगी, ठीक है, नो कंजुगेशन इसकी, ठीक है। जब कंजुगेशन नहीं होगी तो क्या होगा, देयर विल बी अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, ठीक है। हमने क्या कहा था, अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया के कॉजेज में क्रिगलर नजार टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। देखो अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल टाई करते हैं कि जो फेनोबार्बिटॉल ड्रग है हमारी, वो एक्टिवेट करती है, वो एंजाइम इंड्यूसर है ना, लिवर एंजाइम इंड्यूसर है, तो वो फेनोबार्बिटॉल है। अगर एंजाइम है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है एंजाइम, तो किसको एक्टिवेट करेगी, किसको एक्टिवेट करेगी, एक्टिवेट किसको करेगी, किसी को नहीं करेगी। तो इसका इफेक्ट ही नहीं होता लीवर में, ठीक है, फेनोबार्बिटॉल का इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि वी विल नॉट सी एनी रिस्पॉन्स, यानी फेनोबार्बिटॉल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये वही बात है, अब जब UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफर है ही नहीं तो फेनोबार्बिटॉल बेचारा किसको एक्टिवेट करेगा। देखो अब हमने बात की अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है, इसके ये ज़्यादा होता है। अब कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो इतना ज़्यादा हो सकता है, ग्रेटर देन 20 mg/dl तक पहुंच जाता है, ग्रेटर देन 10-20 ml/dl। नॉर्मली कितना होता है बिलिरुबिन, 0.1 से 1 mg/dl ये होता है टोटल, और 0.0 से लेकर 0.3 mg तक ये क्या होता है, डायरेक्ट है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ कि बुक पे हार्पर में क्या लिखा हुआ है कि नॉर्मल जो बिलिरुबिन लेवल है, ये जो होता है ये 0.1 से लेके 0.4 mg/dl टोटल, और 0.2 से लेके 0.7 मिलीग्राम्स डायरेक्ट की बात करता है, 0.2 से 0.7, ठीक है ना। ये याद रखें आप, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू है डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है, ठीक है ना। तो जनरली याद रखें कि ये नियर 1 रहता है, इसका जो है ना नियर 1, ठीक है, टोटल। और अगर ये, और याद रखें कि हमेशा जनरली 2 से ये कम ही रहेगा, ठीक है। बुक्स में डिफरेंट है, लेकिन नियर 1 अराउंड 1 रहता है, लेकिन 2 से कम ही रहता है। देखो अगर 2 से ज़्यादा हो गया तो क्लिनिकल सिम्टम्स आ जाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर 2 से थोड़ा सा कम और 1 से ज़्यादा हो, सब क्लिनिकल, इसको हम हाइपरबिलिरुबिनीमिया कहते हैं, सब क्लिनिकल, ठीक है। ठीक है। अब जब इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन कह रहा हूँ, ये बिलिरुबिन बढ़ जाता है, ग्रेटर देन 20 mg/dl तक की तरफ जाता है, तो क्या होता है कि ये फिर क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। नॉर्मली ये क्रॉस नहीं कर पाता,
लेकिन जब ज़्यादा ही एक्सेस में होता है तो ये क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, कैर्निकटेरस कराता है, और जो कि कराता है ब्रेन डैमेज, और जिसकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ होता है। याद रखो, क्रिगलर नजार बेबी का जो पेशेंट होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, ही डाइज। ठीक है ना। तो ये हम पढ़ रहे थे क्रिगलर नजार टाइप 1। ठीक है, देखो याद रखो कि जो क्रिगलर नजार सिंड्रोम CNS में जो लीवर हिस्टोलॉजी होती है ना वो ओके होती है, इसका आर्किटेक्चर नॉर्मल होती है, लीवर आर्किटेक्चर, नो पिगमेंटेशन इसमें नज़र आएगी, आपको कोई पिगमेंटेशन नज़र नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा देखो माइक्रो लेवल पे माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे तो भी लीवर हिस्टोलॉजी नॉर्मल है, मैक्रो लेवल पे भी देखेंगे तो भी हिस्टोलॉजी इसकी लीवर की नॉर्मल ही आएगी क्रिगलर नजार में। ठीक है ना। लेकिन डुबिन जॉनसन में जो है डुबिन जॉनसन में क्या होता है, पिगमेंटेशन में डूबा हुआ होता है लीवर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोपिकली और मैक्रोस्कोपिकली तो डुबिन जॉनसन में पिगमेंटेशन आपको नज़र आएगी। ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे क्रिगलर नजार टाइप 1, और अभी हम देखते हैं टाइप 2 क्या चीज़ है। देखो टाइप 2 जो है ना, बताता हूँ, टाइप 2 CNS। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब बच्चों में ये प्रिवेल करेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, मार्क्ड डिक्रीज लेवल ऑफ यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूटामाइन ट्रांसफेरेज होता है, जो UDP GTA, जबकि हमने देखा था टाइप 1 में एब्सेंट होता है ये एंजाइम, इसीलिए तो फिनोबार्बिटॉल का इफेक्ट नहीं हो पा रहा था, जबकि यहाँ मार्क डिक्रीज लेवल्स ऑफ, यानी कि एब्सेंट नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत होता है। फॉर एग्जांपल 0 से 10% ऑफ द नॉर्मल लेवल होता है, यानी कि नॉर्मली 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ठीक है ना, ये क्रिगलर नजार टाइप 2 में 10 मॉलिक्यूल्स तक आसपास आपको नज़र आएंगे UDP के। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए आपको फिनोबार्बिटॉल का भी इफेक्ट सम रिस्पॉन्स नज़र आएगा फिनोबार्बिटॉल के साथ, क्योंकि वो ये इसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो फिर अगेन क्या होता है, इसमें अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया 15 और 20 के बीच में रहता है अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन, जबकि हमने क्रिगलर नजार में देखा था 20 से ऊपर जा रहा था। ठीक है ना, तो 20 से ऊपर जा रहा था CNS टाइप 1 में। टाइप 2 में 15 to 20 आ रहा है, और ये कनेक्टेरिस ये भी कराता है, लेकिन दैट इज लेस सीवियर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कनेक्टेरिस में। अब गिलबर्ट क्या है, गिलबर्ट देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। याद है डॉक्टर सईद की वो बात कि हमारा एक डॉक्टर जब गया था उसमें CMH में इसकी गिलबर्ट सिंड्रोम डायग्नोस हुई थी। ठीक है, बीमारी। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एडल्ट में मैनिफेस्ट करेगा ये, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, डेफिशिएंसी होती है इसमें ये की, और 10 से 33% ऑफ द नॉर्मल लेवल्स आपके नज़र आएंगे। टाइप 2 में देखो 10% ऑफ द नॉर्मल लेवल नज़र आ रहा था, गिलबर्ट में 10 से 33% ऑफ नॉर्मल लेवल्स। फिर अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है, अप टू 4 mg/dl तक ही आपको नज़र आएगा, और जैसा कि हमने कहा था ग्रेटर देन 2 हो तो सिम्टमेटिक जॉन्डिस आपको नज़र आता है। ठीक है ना, और याद रखो इसमें भी फिनोबार्बिटॉल का एक अच्छा रिस्पांस होता है गिलबर्ट में भी। ठीक है ना, तो अब देखें कि हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के हम देखते हैं सर्जिकल कॉजेज़ की तरफ हम एक नज़र फेरते हैं। ठीक है ना, SD ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के सर्जिकल कॉजेज़ पे नज़र फेरते, जैसा कि हमने कहा वही सारी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे हमारे पास कौन है, लीवर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये देखो बाइल डक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखो तो जो क्या आता है हमारे पास, यहाँ से देखो तो ये लीवर है। ठीक है, लीवर की छोटी सी डायग्राम। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास हेपेटिक डक्ट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बाइल डक्ट आ रही है, कॉमन हेपेटिक डक्ट आ रही है, उसके बाद यहाँ पे आके यहाँ से जा रही है। ठीक है, अब इस जगह में ऑब्स्ट्रक्शन हो तो क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। ठीक है, याद रखें कि जो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इज कॉमन बाइल डक्ट स्टोन। ठीक है, याद रखें कॉमन बाइल डक्ट स्टोन इसकी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। ठीक है ना, तो इसका कंसेप्ट ये है कि या तो इधर ऑब्स्ट्रक्शन होगी जैसा कि मैंने इधर बनाया है, फॉर एग्जांपल CVD स्टोन, या फिर बाहर से कंप्रेशन होगी, इस जो पेटोबिलियरी डक्ट्स पे बाहर से कंप्रेशन होगी। तो इसमें फिर मोस्ट कॉमन हमारे पास कौन है, कॉमन बाइल डक्ट स्टोन है। अच्छा, उसको हम क्या कहते हैं, कोलिडोकोलिथिएसिस, कोलिडोको
लिथियसिस, बाकी लिथियसिस है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है जो कॉज है वो है स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर मतलब देखिए अब ये कॉमन बाइल डक्ट है, इसकी ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, फिर ऐसे हो रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे हो रही है, तो इसको हम स्ट्रिक्चर कहते हैं। तो ये दूसरा कॉज हो गया है। तीसरा कॉज हो गया हमारे पास क्या है, ग्रोथ या फिर मलिग्नेंसी, ठीक है ना। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, मिरीजीज सिंड्रोम या मिरीटीज सिंड्रोम, ठीक है, मिरीटीज या मिरीजीज सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, IgB याद रखें, IgB एक्सटर्नली इम्पैक्टेड गॉल ब्लैडर को मिरीजीज सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल ये आ रही है आपकी बाइल डक्ट, ठीक है, ये आ रही है आपकी सिस्टिक डक्ट, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोन है, यहाँ पे स्टोन ऐसे करके इसको कंट्रक्चर करा के इसको दबा रहा है अंदर बाइल डक्ट की तरफ, पूरा ब्लैडर को लाके ऐसे ऐसे करके दबा रहा है। ये देखिए, ये देखिए फॉर एग्जांपल ऐसे ये ब्लैडर है, ऐसे ये, तो ये स्टोन इसको यूँ इसको इस जगह को डक्ट को दबा रहा है, ऐसे डक्ट इस तरफ, ये इसको हम मिरीजीज सिंड्रोम कहते हैं। फिर हमारे पास कौन आता है, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, मलिग्नेंसी, एक्सटर्नल मलिग्नेंसी, कंप्रेशन ऑफ एक्सटर्नल मलिग्नेंसी। फॉर एग्जांपल ये लीवर है, यहाँ पे बाइल डक्ट आ रही है, यहाँ पे पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, इधर ही तो पेंक्रियास है। अब पेंक्रियास की मलिग्नेंसी से भी ये बाइल डक्ट कंप्रेस हो सकती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। फिर स्यूडोसिस, पेंक्रियास की इतनी बड़ी सिस्ट यहाँ पे वो भी कंप्रेस कर सकती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकती है। याद रखें, एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ ड्यू टू मैलिग्नेंसी ऑफ द पेंक्रियास और स्यूडोसिस्ट, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं वेड्सवर्थ सिंड्रोम कहते हैं, वेड्सवर्थ सिंड्रोम कहते हैं। फिर हमारे पास एक रेयर काज है कि इसकी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की क्या है, कोलेस्टेसिस है, ठीक है, ठीक है ना। तो रेयरली क्या है, कोलेस्टेसिस की वजह से भी क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। देखो कोलेस्टेसिस मतलब इधर से वाइल इधर स्टेसिस हो रहा है, इसकी स्टेसिस की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आ जाएं कि अब हम देखते हैं सबसे पहले जो कॉमन बाइल डक्ट स्टोन है, कोलिडोकोलिथियसिस, ये है क्या चीज़, ठीक है ना। देखो कॉमन बाइल डक्ट स्टोन जिसको हम कोलिडोकोलिथियसिस भी बोलते हैं, तो ये इसमें जो है ना दो टाइप्स ऑफ स्टोन्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्टोन्स और सेकेंडरी स्टोन्स, ठीक है ना। अब देखें कि यहाँ पे दो स्टोन्स मैंने बताया, प्राइमरी स्टोन्स, सेकेंडरी स्टोन्स। सेकेंडरी स्टोन्स देखो वो होते हैं जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर बनते हैं और फिर कॉमन बाइल डक्ट में आ जाते हैं, तो ये सेकेंडरी स्टोन्स। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन्स की यही मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन्स आर सेकेंडरी स्टोन्स, ठीक है। इसी तरह प्राइमरी स्टोन्स दे डेवलप इनसाइड द कॉमन बाइल डक्ट, यानी कि इसी बाइल डक्ट के अंदर ही, ये उसके अंदर नहीं बनते हैं, ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर के, ये बाइल डक्ट के अंदर ही बनते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम ब्राउन स्टोन्स कहते हैं, ठीक है ना। अब कॉजेज ऑफ ब्राउन स्टोन्स क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्राउन स्टोन्स की कॉजेज़ देखे जाए तो सबसे पहले फॉरेन बॉडी, ठीक है, फॉरेन बॉडी। फॉर एग्जांपल फॉरेन बॉडी कौन हो सकती है, अगर किसी पेशेंट के अंदर स्टेंट फॉर लॉन्ग टाइम रह जाए, इस जगह में स्टेंट, ठीक है ना, इस जगह में स्टेंट लॉन्ग टाइम रह जाए, तो ये एक एज अ फॉरेन बॉडी एक्ट करती है, जिसकी वजह से ये ब्राउन स्टोन्स बनाती है। हमने कहा कि ब्राउन स्टोन्स वो स्टोन्स हैं जिनको हम प्राइमरी स्टोन्स भी कहते हैं और दे डेवलप इनसाइड द कॉमन बाइल डक्ट। इसी तरह पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी ब्राउन स्टोन्स बनते हैं, और इसके अलावा जो डिसऑर्डर ऑफ कंजुगेशन हो, इसमें भी ये भी प्रेसिपिटेट करता है ब्राउन स्टोन्स को, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट स्टोन्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉमन बाइल डक्ट स्टोन्स होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम ये एसिम्टोमेटिक रहते हैं, ठीक है। या फिर ये क्या करा सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, डेफिनेटली ऑब्स्ट्रक्टिव नाम से ही अंदाज़ा लगता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करा सकते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को कैसे, आप किन पैरामीटर्स में आप चेक कर सकते हैं, देखो एक तो क्लिनिकल फीचर्स से हम देख सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को, और दूसरा बायोकेमिकल जो मेथड्स से हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में एक्टिरस देखेंगे, ब्लू येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द सिक्लेरा हो गई, इसी तरह प्रूराइटिस देखेंगे, इंटेंस डिज़ायर टू इच होती है पेशेंट, अक्सर ये इस तरह के पेशेंट्स नेल्स बढ़ा के रखते हैं ताकि खारिज करते रहें, ठीक है, अच्छी तरह। इसी तरह स्टूल्स जो होते हैं क्ले कलर्ड स्टूल्स होते हैं, और जो डार्क
टी कलर्ड यूरिन आता है। तो बायोकेमिकल में आप क्या देखेंगे, आपको नज़र आएगा टोटल बिलीरुबिन रेज्ड होगी, ठीक है, टोटल बिलीरुबिन रेज्ड होगी। देखो बायोकेमिकल में एक है हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, एक है हमारे पास कंजुगेटेड, इधर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, इधर कंजुगेटेड बिलीरुबिन, तो दोनों के दोनों रेज होते हैं, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, ठीक है ना। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट भी इंक्रीज़ होगी इसमें और इनडायरेक्ट भी इंक्रीज़ होगी। याद रखें, यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल, अगर टोटल हीमोग्लोबिन जो बिलीरुबिन टोटल 12 है, डायरेक्ट 4.5 है, mg/dl के हिसाब से ही आती है। बिलीरुबिन और ग्लूकोज का एक ही यूनिट है, याद रखो, बिलीरुबिन और ग्लूकोज का एक ही यूनिट होता है mg/dl के हिसाब से, और इनडायरेक्ट 7.5 आ रही है। तो ये हमारे पास देखो, याद रखें, इसका डिक्टम ये है कि इफ़ डायरेक्ट इज़ more than 30% of the total then it is conjugated hyperbilirubinemia, ठीक है। यानी कि if direct is more than 30% of the total value then it is conjugated hyperbilirubinemia। अब यहाँ पे अगर हम देखें, डायरेक्ट 4.5 है, 4.5 का अगर हम निकाल लें 30%, तो कितना बनता है, ये देखो 1 0 1 0 1 0 और ये इधर 10 आ गया, तो 15 45 30 3 5 15 और 3 चौके 12, तो 1 13 नीचे 10, ठीक है ना। तो नीचे 100, तो ये 1.35 बनता है, तो 1.35 ये कम है, इसलिए ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है। अच्छा, ठीक है ना। तो ये देखो 4.5 कम पड़ती है, ठीक है, तो इसलिए ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है। लेकिन अगर 30% अगर डायरेक्ट बिलीरुबिन 30 टोटल के 30% से ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली कंजुगेटेड बिलीरुबिन है, याद रखें, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन आप ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट को कैसे मतलब इवेल्युएट करेंगे? देखो, अगर देखें यहाँ पे क्या होगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज होगा और गामा ग्लूटाइल अल्फा जीजीटी, ये गामा जीजीटी ये सारे के सारे रेज होंगे, ठीक है ना, ये दोनों, ठीक है। तो ठीक है ना। तो याद रखें, मैंने क्या कहा कि जो बाइल स्टोन्स हैं कॉमन कोलिडोकोलिथियासिस में, कॉमन बाइल डक्ट स्टोन्स हैं, इसमें जो स्टोन्स हैं फीचर्स हम पढ़ रहे थे ना, तो देखें, याद रखें, या तो ये आपको एसिम्प्टोमेटिक प्रेजेंट करेगा, पॉइंट नंबर 1, या तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के तौर पे प्रेजेंट करेगा, ठीक है, या तो फिर ये आपको कोलिंजाइटिस के तौर पे प्रेजेंट करेगा, ठीक है। हमने एसिम्प्टोमेटिक तो देख लिया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया, अब कोलिंजाइटिस देखते हैं, ठीक है। कोलिंजाइटिस देखें, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइल डक्ट को हम क्या कहते हैं, कोलिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरा है कोलिंजाइटिस। देखो, कोलिडोकोलिथियासिस एज अ कोलिंजाइटिस भी प्रेजेंट कर सकता है, याद रखें, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैल ब्लैडर बाइल डक्ट, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? देखो, अगर आप फीवर देख लें पेशेंट का, पूछें जॉन्डिस है, ठीक है, इसी तरह पेन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, चेरकोट स्ट्राइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन चेरकोट स्ट्राइड में देखें, ये बन गया हमारा चेरकोट स्ट्राइड, लेकिन चेरकोट स्ट्राइड में अगर आप हाइपोटेंशन ऐड कर लें और उसके बाद अल्टर्ड सेंसोरियम ऐड कर लें, तो ये देखें, ये क्या बनता है, ये आपको रेनॉल्ड्स पेटेंट कहलाता है, ये रेनॉल्ड्स, ठीक है ना। तो ये आपने इसमें हाइपोटेंशन और अल्टर्ड सेंसोरियम मिलाना है, ठीक है। तो ये है कोलिंजाइटिस के दो फीचर्स, ठीक है। चेरकोट स्ट्राइड्स आपने याद रखना है। और इसके अलावा देखिए कि ये कोलिंजाइटिस हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए कि कोलिडोकोलिथियासिस में एक तो एसिम्प्टोमेटिक हमने पढ़ा, दूसरा जॉन्डिस के उसमें, तीसरा हमने पढ़ा कि ये एज अ कोलिंजाइटिस इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, तो एक कोलिंजाइटिस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कोलिंजाइटिस क्यों होता है, ये देखिए एक क्वेश्चन है कि कोलिंजाइटिस क्यों होता है, ठीक है ना। तो अब हमारा सवाल है कि कोलिंजाइटिस होता कैसे है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें कोलिंजाइटिस के लिए ट्रियो होना ज़रूरी है 3 चीज़ों का, कौन से, ए ऑब्स्ट्रक्शन, फिर ए होना इसका ज़रूरी है कोलिंजाइटिस के लिए, उस ऑब्स्ट्रक्शन का स्टेसिस ऑफ द बाइल कॉज करना बहुत ज़रूरी है, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल फ्लो रुक जाएगा, अच्छा, रुकना ज़रूरी है। अब ऑब्स्ट्रक्शन है और बाइल फ्लो रुका हुआ नहीं है तो भी कोलिंजाइटिस नहीं होगा, ये तीनों ज़रूरी हैं होना। और तीसरा क्या है,
कंपोनेंट ऑफ इन्फेक्शन वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ABC का ट्रियो याद रखें, ऑल इनका ट्रियो तीनों का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है और कोलेंजाइटिस कॉज होता है। अगर if two are present and one is absent, one is missing, if two are present and one is missing, तो हम उसको कोलेंजाइटिस नहीं कह सकते हैं। यू विल गेट एन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस लाइक पिक्चर, बट यू विल नॉट गेट कोलेंजाइटिस। सी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन should be there, or that obstruction should cause stasis of the bile, and that stasis of the bile and obstruction should be accompanied by component of infection। तब हम जाके कहेंगे कि भाई कोलेंजाइटिस तो है इस पेशेंट को। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है तीनों में से, तो हम कोलेंजाइटिस कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, जो कोलेंजाइटिस है इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, कॉमन बाइल डक्ट स्टोन्स। वही वाली बात है, हमने कहा कोल्डोकोलिथिएसिस में हम जो पढ़ रहे थे, ठीक है, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोलेंजाइटिस इज कॉमन बाइल डक्ट स्टोन्स, लेकिन साथ में याद रखें कि कोलेंजाइटिस इज मोर कॉमन व्हेन देयर इज पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट, ठीक है ना। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, ये एक कंसेप्ट है। ये कौन सा कंसेप्ट है, देखें, ठीक है ना। अब देखें कि एवरी स्टोन जो है इसमें फिर बाइल होती है और बैक्टीरिया इसमें होते हैं, ठीक है ना। ये देखें, बाइल बैक्टीरिया ये स्टोन है, ये स्टोन है, ठीक है, स्टोन है। और जो है तो जब भी स्टोन होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा नहीं, ठीक है। जहाँ भी बाइल डक्ट में स्टोन होता है तो लाजमी नहीं है कि इन्फ्लेमेशन हो। उसकी क्या रीज़न होती है मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह शौरमा में हम उसको एक फिल्म में लपेट के रखते हैं ना शौरमा को, इसी तरह वैसे ही स्टोन भी एक बायोफिल्म के ज़रिए लेमिनेटेड होता है। ये देखें, ये स्टोन है तो इसकी इर्द गिर्द बायोफिल्म होती है। ये बायोफिल्म जो होती है, इट डज़ नॉट अलो बैक्टीरिया टू मूव आउट, देयरफॉर ऑल ऑफ देम आर साइलेंट, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया साइलेंट होते हैं, ठीक है, सॉरी, स्टोन्स साइलेंट होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखें वाई दीज स्टोन्स आर साइलेंट, ठीक है, ये समझ आ गई आपको, ठीक है ना। ठीक है ना। अब जो होता है कि यहाँ पे क्या होता है, कि जो बाइल डक्ट है इसमें ये देखें पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। इस बाइल डक्ट में पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। अब पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में देखो तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन का कंपोनेंट भी आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन टू द बाइल फ्लो है ना। इसी तरह नंबर 2 में स्टेसिस भी हो रही है, इधर स्टेसिस हो रही है, ये देखें थोड़ा स्टेसिस हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑब्स्ट्रक्शन टू बाइल फ्लो, फिर स्टेसिस हो रही है यहाँ पे। और स्टेसिस में देखो तो 2 कंपोनेंट्स आ गए। अब इन्फ्लेमेशन का कंसेप्ट कैसे आ सकता है इसमें, ठीक है ना, तभी तो हम कोलेंजाइटिस कहेंगे ना, ठीक है। तो बाइल जो है, बाइल विल मेक इट्स वे फ्रॉम साइड्स एंड गो, ठीक है ना। बाइल विल मेक इट्स वे फ्रॉम साइड्स एंड गो, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि पता है क्या, बाइल की होती है वेरी हाई सरफेस टेंशन। ये क्या करता है, यहाँ से स्लिप होकर निकल जाता है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन तो है लेकिन कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल वही वाली बात है, बाइकर्स इन कार्स वाली स्टोरी, ठीक है। आप सड़क पे होते हैं, इधर गाड़ी, ठीक है। बाइकर्स ऐसे आगे निकल जाते हैं, और आपकी गाड़ी को स्क्रैच कर जाते हैं, ठीक है, और जब स्क्रैच करते हैं तो ये देखें इसी तरह बाइल भी इसको स्क्रैच करता जाता है। ये अंदर बैक्टीरिया, स्टोन, ठीक है, इसके बीच बायोफिल्म, इस बायोफिल्म को ये स्क्रैच करता जाता है। आखिर में क्या होता है कि
when bikers go through the sides of the stones, it scratches stone from outside and stone will lose biofilms. बायोफिल्म फिर लूज़ होती है, ठीक है, थोड़ा बायोफिल्म डैमेज हो जाती है तो बैक्टीरिया बाहर आ जाता है। अब देखो जब बैक्टीरिया बाहर आ जाएगा तो वहाँ इन्फ्लेमेशन का भी क्या होगा, यानी कि इन्फेक्शन का भी फैक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए। ऑब्स्ट्रक्शन का फैक्टर आ गया स्टोन की वजह से, स्टेसिस हो गई स्टोन की वजह से, और फिर स्क्रैचिंग होने की वजह से बायोफिल्म रप्चर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन का कंसेप्ट भी आ गया, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें मैंने क्या कहा था पहले, कोलेंजाइटिस के लिए ऑब्स्ट्रक्शन होना, स्टेसिस होना और कंपोनेंट ऑफ इन्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाए कि ठीक है ना, जब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, ये देखें बिल्कुल ही कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट होती है स्टोन की वजह से, दोनों रबिंग, देखो बिल्कुल ऊपर से बाइल स्टेसिस तो है, ऑब्स्ट्रक्शन भी है, लेकिन रबिंग नहीं होती, जिसकी वजह से बायोफिल्म भी लूज़ नहीं होती और क्या हो सकता है, और इन्फेक्शन भी नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसको इस तरह का स्टोन क्या कर सकता है, कोलेंजाइटिस नहीं कराता, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या है, देखो ट्यूमर है। ट्यूमर देखो, ट्यूमर में इसके अलावा देखो ट्यूमर में बैक्टीरिया नहीं होता, ट्यूमर में ट्यूमर सेल्स होते हैं, ठीक है। ये भी ऑब्स्ट्रक्शन कराता है, स्टेसिस भी कराता है, लेकिन फॉर एग्जांपल कोलेंजियोकार्सिनोमा की बात करो, क्लोनोर्चिस साइनेंसिस जो कोलेंजियोकार्सिनोमा कराता है, हमारा जो बग है क्लोनोर्चिस साइनेंसिस, ये कराता है कोलेंजियोकार्सिनोमा, ठीक है, ठीक है ना। तो कोलेंजियोसिया की एक और एग्जांपल है जो हमें बताती है कि देखो कोलेंजियोकार्सिनोमा में ट्यूमर है, वही वाली बात है सारी, और बैक्टीरिया स्टेसिस नहीं है, स्टेसिस है इसमें, ठीक है, स्लिप हो रहा है बाइल। देखो ट्यूमर में बैक्टीरिया नहीं होता, ट्यूमर में बैक्टीरिया नहीं होता है, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन भी इसमें मिसिंग होता है कोलेंजियोकार्सिनोमा में, ठीक है। तो कोलेंजियोकार्सिनोमा जो है वो इसीलिए वो इनिशियली साइलेंट होता है, फिर लेटर ऑन ऑब्स्ट्रक्शन के साथ पेश आता है, लेकिन इसमें नो कंपोनेंट ऑफ सेप्सिस होता है, याद रखें। तो ये 2 एग्जांपल्स, एक ये कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन वाली और ये और ट्यूमर की ऑब्स्ट्रक्शन वाली, ये 2 एग्जांपल्स हमने इसलिए आपको बताई कि हम अपने इस जो है कंसेप्ट को जस्टिफाई कर सकें कि जब तक कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन उस वक्त आता है जब ऑब्स्ट्रक्शन पार्शल हो और स्टोन्स के साथ हो, ठीक है ना। तो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए ये अभी हमें क्लियर हो गया है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोलेंजाइटिस इज स्टोन्स एंड वाई, ये भी क्लियर हो गया हमें कि वाई पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन इज नेसेसरी टू कॉज कोलेंजाइटिस, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट आपने जहन में रखना है। अब देखिए मैनेजमेंट ऑफ कोलेंजाइटिस हम देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कोलेंजाइटिस को में कितने कंपोनेंट्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टेसिस है और इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को रूल कॉज ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे। हम स्टार्ट करेंगे मेरोपिनम से, साथ में कोलेस्ट्रीन ऐड कर सकते हैं, साथ में फिर सपोर्टिव केयर हम देंगे, ठीक है, रिंगल फ्लूइड्स जो भी इधर उधर एनाल्जेसिया वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हमने क्या करना है, ERCP और ERCP फिर स्टेंट हम डाल सकते हैं, जिसके के थ्रू हम डक्टल डिकम्प्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो ऑब्स्ट्रक्शन और स्टेसिस को कैसे हम रिलीव करेंगे, ERCP करेंगे, अगर स्टोन है तो हम उसको बैलून स्वीप करेंगे, इसका बैलून स्वीप करके निकालना पड़ता है, ठीक है, बैलून स्वीप करेंगे। अब इस लोकेशन पे रिकरेंट इन्फ्लेमेशन होता है तो म्यूकोजल एडीमा भी होता है, रिकरेंट इन्फ्लेमेशन की वजह से म्यूकोजल एडीमा। अब टू रिलीव एडीमा वी विल प्लेस अ स्टेंट, वही वाली बात है, ठीक है। ERCP करेंगे, बैलून स्वीप करेंगे, फिर स्टेंट करेंगे, वही वाली बात, ERCP स्टेंट, ठीक है। इसी तरह फिर क्या है, स्टेंट से क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए ERCP हमने क्यों किया, ERCP का एम क्या है, एम ये है कि हमने स्टेंट पुट करना है। स्टेंट क्यों पुट करना है, टू कॉज डक्टल डिकम्प्रेशन, सही है ना। तो स्टेंट क्या कराती है, डक्टल डिकम्प्रेशन भी कराती है, जो कि पेशेंट के लिए बेहतर है, ठीक है ना। और याद रखें कि CVD स्टोन्स के लिए ERCP न सिर्फ रिलीव करती है ऑब्स्ट्रक्शन को बट ऑल्सो इट इज़ थेराप्यूटिक इन नेचर। डेफिनेटली हम बैलून स्वीप करते हैं, स्टेंट प्लेस करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी, ठीक है, थेराप्यूटिक इसकी प्रॉपर्टी वो इफ़ेक्ट्स भी है।
ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट करते हैं और इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। देखिए ऑब्स्ट्रक्शन को हम ट्रीट करते हैं और इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। इससे क्या हो सकता है, फिर कोलेंजाइटिस सबसाइड हो जाता है। कोलेंजाइटिस जब सबसाइड होता है, अल्टीमेटली हमने उसकी कॉज को ट्रीट करना होता है। कॉज क्या हो सकती है, ट्यूमर, स्टोन, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये डेफिनेटिव मैनेजमेंट इसकी फिर एक बार हम जब स्टेबलाइज़ करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करके और इन्फेक्शन को रिलीव करके, तो फिर हम इसकी डेफिनेटिव मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। देखो ट्यूमर है वो अलग बात है, स्टोन है वो अलग बात, उसकी डेफिनेटिव मैनेजमेंट तो होगी ना। ठीक है।